हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हसू में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि मुद्रा स्फीति के प्रकार कौन से हैं। उसके पहले हम लोगों ने देखा था कि मुद्रा स्फीति किसे कहते हैं, उसके कारण क्या हैं और उसके निवारण के उपाय क्या क्या हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछले सारे वीडियो देख चुके होंगे। जो लोग नहीं देखे होंगे तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के चैप्टर पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मुद्रा स्फीति का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, यह किस किस सेक्टर पर पड़ता है और कितना परसेंट पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? मुद्रा स्फीति के प्रभाव। ठीक है, मुद्रा स्फीति के प्रभाव सबसे पहले देख लेंगे, जो बच्चे नए हों उनके लिए, कि मुद्रा स्फीति कहते किसे हैं। जब मार्केट में महंगाई ज्यादा तेज से बढ़ने लग जाए तो उसे हम लोग मुद्रा स्फीति अर्थात महंगाई बोलते हैं। कि वस्तुओं की जो कीमत होती है उसमें वृद्धि होने लगी, प्राइस में वृद्धि होने लगे, तो उसे हम लोग मुद्रा स्फीति कहते हैं। और इसी के प्रकार को हम लोगों ने देखा था, कारण देखा था, और निवारण के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए सब हम लोगों ने देख लिया था। तो अभी हम लोग बात करेंगे इसके प्रभाव के बारे में कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखेंगे कि मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऋण आवंटन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऋण लेने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऋण देने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी तरह से आयात निर्यात, साथ ही निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और विश्व की अर्थव्यवस्था या फिर जिस कंट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उस देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है मुद्रा स्फीति का। मतलब कि अगर मूल्य में गिरावट होती है तो इसका प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, यही चीज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहला हम लोग देखेंगे मुद्रा पर प्रभाव। पहला प्रभाव जो है वो है मुद्रा पर प्रभाव, कि मुद्रा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मुद्रा पर जो प्रभाव पड़ेगा वो यह होगा कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट आएगी। कैसे समझेंगे हम लोग? मुद्रा के मूल्य में गिरावट आएगी। ठीक, मुद्रा के मूल्य में गिरावट आएगी अर्थात अगर जो मुद्रा है, जब मांग क्या होता है, जब महंगाई बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, महंगाई किस स्तर पर बढ़ती है हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ डिफिनेशन दूंगा उसकी, कि अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो चलन है वह ज्यादा हो जाए, प्रचलन मुद्रा का ज्यादा हो जाए, जिसे हम लोग तरलता बोलते हैं, लिक्विडिटी। देखिए मार्केट में अगर मान लीजिए गिरावट का आशय यह है कि जो वस्तु हमें 100 रुपए की मिल रही थी अब वो 200 की मिलेगी, तो ये मुद्रा के मूल्य में गिरावट होगा। मतलब कि मान लीजिए कोई वस्तु है जो 100 रुपए की मिल रही थी अब 200 की मिल रही है, तो इसका मतलब यह है कि वस्तु हमें उतनी ही मिलेगी लेकिन उसके लिए 100 के बजाय हमें 200 रुपए देना पड़ रहा है, तो यह मुद्रा के मूल्य में क्या हुआ, गिरावट हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट होती है। ठीक, चीजें बहुत ईजी है, समझने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग, इसका एक डायग्राम बना लेंगे कि अगर इन्फ्लेशन क्या हो, बढ़ेगा, तो वैल्यू क्या होगी, घटेगी। किसकी वैल्यू, मुद्रा की वैल्यू घटेगी। ठीक, तो मुद्रा पर यही प्रभाव पड़ता है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ जाती है महंगाई के समय। अर्थात जिस वस्तु को खरीदने के लिए हमें 100 रुपए देने पड़ते थे, आगे चलकर उसी सेम वस्तु के लिए हमें 200 रुपए देना पड़ रहा है, तो यह मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ गई। ठीक, चलिए बात करेंगे दूसरा प्रभाव। दूसरा क्या है, मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मांग पर प्रभाव, मांग पर प्रभाव हम लोग देखेंगे कि इस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कैसे समझेंगे, इस पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव। बहुत ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे चीजों को। कैसे पड़ेगा, इसमें यह होता है कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। यह मांग पर प्रभाव का आशय है कि सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा महंगाई का। देखिए कैसे समझेंगे, जो देखिए क्या होता है इसमें, आपके पास अगर पैसा है, ठीक, अगर आपके पास पैसा है
तभी आप क्या करोगे, मार्केट में चीजें परचेज करने जाओगे। आपकी परचेजिंग पावर तब बढ़ती है जब आपके पास करेंसी होती है। और करेंसी कब होती है, जब महंगाई का दौर होता है। महंगाई इसी पर डिपेंड करती है कि जब आपके पास पैसा ज्यादा है तो महंगाई बढ़ रही है, ठीक। तो इसका जो मांग है, मांग महंगाई कैसे बढ़ती है, जब डिमांड आप बढ़ाते हो तो मांग पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे कि अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने डिमांड को ज्यादा करोगे। अगर आपकी इच्छाएं और डिमांड ज्यादा होंगी तो उससे मार्केट में जो उत्पादन स्तर होगा वह भी बढ़ाया जाएगा और उसकी वजह से मार्केट में पूरी तरह से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किस पर, जो डिमांड होगी, डिमांड पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि मांग बढ़ेगी। महंगाई, देखिए मांग का नियम क्या कहता है कि अगर कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है। लेकिन यहां क्या है कि यहां मांग इसलिए बढ़ रही है कि आपके पास मुद्रा की मात्रा ज्यादा है। क्योंकि महंगाई है मार्केट में लेकिन आपके पास मुद्रा की मात्रा ज्यादा है तो आपकी मांग जायज सी बात है कि बढ़ेगी। तो यहां पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा मांग पर। तो इसे हम लोग कैसे देखेंगे, डायग्राम बनाएंगे कि अगर इन्फ्लेशन क्या हो, बढ़े, मुद्रास्फीति बढ़े तो डिमांड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्यों, उसका कारण मैंने बताया कि ये इन्फ्लेशन तभी होता है जब मुद्रा की मात्रा ज्यादा होती है प्रचलन में, महंगाई तभी बढ़ती है और उसी के माध्यम से डिमांड भी बढ़ती जाती है, ठीक। तो हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, ऋण आवंटन पर प्रभाव। ऋण आवंटन पर प्रभाव। ऋण आवंटन पर प्रभाव क्या पड़ेगा कि कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा। चीजें समझेंगे क्या, कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा। कैसे सस्ता होगा, वह लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। देखिए कर्ज सस्ता होगा इस वजह से कर्ज लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। कर्ज लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इससे क्या होगा कि ऋण की आवंटन की जो दर है वह बढ़ जाएगी। ऋण आवंटन की दर बढ़ जाएगी। समझेंगे कैसे, कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि जब मुद्रास्फीति की स्थिति आती है तो वह कारण यह होता है कि मार्केट में मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि कर्ज, जैसे कि बैंकें जो आपको लोन देती हैं, मान लीजिए कि लोन आपको मिल रहा है कितने परसेंट से, 10% से, लेकिन आगे चलकर इन्फ्लेशन की कंडीशन बन गई। इन्फ्लेशन का मतलब है कि मुद्रा की जो मात्रा है वह घट गई, तो आपको कर्ज कितने पर मिल रहा है, 10% था तो उसमें से माइनस होके आपको 8% पर मिलेगा। अगर 8% पर आपको ऋण मिल रहा है कर्ज, तो आप कर्ज ज्यादा लोगे क्योंकि कर्ज सस्ता हो रहा है। कर्ज आप ज्यादा लोगे तो उससे कर्ज लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और ऋण आवंटन की जो दर होगी वह बढ़ जाएगी। मतलब जो व्यक्ति होंगे, आम पर्सन होंगे, वो क्या करेंगे कि ऋण ज्यादा लेंगे, तो इससे ऋण आवंटन की जो दर होगी वह बढ़ जाएगी। ये चीजें समझने की हैं आप लोगों की, बस माइंड अपना सेटअप करके बिठाए रखिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं मुद्रास्फीति, ठीक। तो इस हिसाब से चीजें क्लियर होंगी कि महंगाई की दशा में क्या होता है, महंगाई बढ़ती क्यों है, क्योंकि कर्ज लेना सस्ता रहता है उस समय, ठीक है। मुद्रा की वैल्यू कम होती है तो कम वैल्यू की, आपकी जो ज्यादा वैल्यू की मुद्रा है वह कम वैल्यू में आपको प्राप्त हो जाती है, तो इस वजह से ऋण लेना सस्ता हो जाता है, ठीक। तो ऋण आवंटन पर प्रभाव यही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ऋण लेने वाले पर प्रभाव क्या पड़ेगा। चलिए, 3 हम लोगों ने देखा और चीजें क्लियर हो गई। ऋण लेने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बात हम लोग करने वाले हैं। चौथा, ऋण लेने वाले पर प्रभाव,
मुद्रास्फीति का प्रभाव जो व्यक्ति ऋण लेता है उस पर कैसे पड़ेगा? ऋण लेने वाले पर प्रभाव हमेशा कैसा पड़ेगा? लाभ होगा, इससे सकारात्मक प्रभाव होगा। क्या? सकारात्मक प्रभाव, अर्थात ऋण लेने वाले व्यक्ति को लाभ होगा। कैसे होगा? चीजें हम लोग लिखें। देखिए, जो व्यक्ति ऋण लेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है तो कारण लिखेंगे, मुद्रा के मूल्य में गिरावट के कारण, मुद्रा के मूल्य में गिरावट के कारण क्या हो जाएगा? वहां पर गिरावट के कारण उच्च मूल्य वाली मुद्रा क्या करेगा? वह उच्च मूल्य वाली मुद्रा कम मूल्य में प्राप्त करेगा, कम मूल्य में प्राप्त करेगा। और साथ ही जब इसका वह पे करेगा, मतलब जब वह ऋण को भुगतान करेगा, ऋण का, कर्ज का, तो उसमें भी क्या होगा कि जो मुद्रा की वैल्यू होती है, देखिए मुद्रा के मूल्य में गिरावट के कारण उच्च मूल्य वाली मुद्रा कम मूल्य में वह प्राप्त करेगा। और इसी तरह से जब वह पे करेगा तो इसी में पे कर देगा चीजें, तो क्या होगी? उसे फायदा होगा। समझने की कोशिश करेंगे। सकारात्मक प्रभाव का आशय यह है कि जो व्यक्ति ऋण लेगा, मान लीजिए कि इन्फ्लेशन की कंडीशन है और किसी को 10,000 रुपए का लोन चाहिए, ठीक? इन्फ्लेशन की कंडीशन है, 10,000 रुपए का उसे लोन चाहिए, ठीक? तो वह 10,000 रुपए का लोन तो ले लेगा, लेकिन उस समय जो इंटरेस्ट रेट होगा वह क्या होगा? कम होगा। इससे क्या होगा कि इस व्यक्ति को फायदा होगा। और यही 10,000 रुपए जो है, इसकी जो वैल्यू होगी वह ज्यादा होगी उस समय के मुकाबले, ठीक? समझने की कोशिश करेंगे कि 10,000 रुपए वह व्यक्ति लेता है कम रेट पर, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई कि घट गई? उसकी वैल्यू बढ़ गई। उसने लिया कम रेट पर, लेकिन जो उसके पास मुद्रा है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यही बता रहे, डिफिनेशन बता रही है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट के कारण उच्च मूल्य वाली मुद्रा कम मूल्य में वह प्राप्त करेगा, ठीक? तो ऋण लेने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आगे हम लोग बात करेंगे कि ऋण देने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऋण देने वाले पर प्रभाव, जैसे यहां हम लोगों ने देखा कि इस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो ऋण देने वाले पर क्या पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक? क्यों पड़ेगा? अब इसी का जस्ट उल्टा हम लोग कर देंगे कि इसको क्या होगा कि उच्च मूल्य वाली मुद्रा निम्न मूल्य पर इसे देनी पड़ेगी, किसमें? ऋण में। और उसकी जो इंटरेस्ट रेट होगी, इंटरेस्ट रेट भी इसे उस समय कम मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही इसके देखा था कि इंटरेस्ट रेट उस समय कम होता है। किस वजह से? क्योंकि इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है, महंगाई ज्यादा होती है, ठीक? तो इस वजह से मुद्रा की मात्रा ढेर सारी रहती है, ऋण देने वाले को हमेशा लॉस ही होता है इस कंडीशन में, ठीक? और अगर जैसे जो मूल्य वो दिया है उच्च मूल्य वाली मुद्रा के बदले उससे कम मूल्य वाली मुद्रा प्राप्त होगी, ये चीज हमेशा याद रखेंगे कि उच्च मूल्य वाली मुद्रा वो क्या करेगा? कर्ज देगा, लेकिन उसे जो मुद्रा प्राप्त होगी उस समय वह क्या होगी कि मार्केट का जो रेट है वो बहुत तेज से बढ़ा हुआ है। ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए जब इसने ऋण दिया था, कितना? 10,000 रुपए, तो उस 10,000 रुपए में क्या मिल रहा था? मान लीजिए कोई वस्तु थी जो 2 वस्तु मिल रही थी, 10,000 रुपए में 2 वस्तु मिल रही थी उस समय जब इसने कर्ज दिया था। लेकिन जब इसे कर्ज वापस लेना है, क्योंकि इसने कर्ज दिया है, तो यही 10,000 रुपए जो है इसमें क्या हो जाएगा? एक वस्तु की प्राप्ति होगी, क्योंकि मुद्रा का मूल्य गिर चुका है। या फिर इसी 2 वस्तु को परचेज करने के लिए इसे 20,000 रुपए देना पड़ेगा।
समझ रहे हैं आप लोग? मतलब कि जो वस्तु, मतलब जो रुपए इसने दिया था, 10,000 रुपए दिया था जिस समय, उस समय उस पैसे से जो वस्तु मिलती थी इन्फ्लेशन की कंडीशन में, वह वस्तु खरीदने के लिए उसे उस मुद्रा का डबल पे करना पड़ेगा, क्योंकि मुद्रा स्फीति रहेगी और मुद्रा का मूल्य गिरा हुआ रहेगा, तो इस वजह से इसे लॉस होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। 5 प्रभाव हम लोगों ने देख लिया। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इजी है समझने की, बस जरूरत है आप लोगों को, बस प्रभाव किन पर सकारात्मक या नकारात्मक पड़ रहा है, यही चीजें याद रख लेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। निवेश पर प्रभाव क्या पड़ेगा, निवेश पर प्रभाव, तो निवेश पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो बढ़ती हुई मुद्रास्फीति निवेश की मात्रा बढ़ाती है। चलिए कैसे समझेंगे, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति निवेश की मात्रा बढ़ती हुई मुद्रास्फीति निवेश की मात्रा, निवेश की मात्रा वह क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक, कर्ज लेना सस्ता हो जाता है, कर्ज लेना सस्ता हो जाता है, इस वजह से उत्पादों की मांग ज्यादा होने लगती है। कर्ज लेना सस्ता होगा तो इससे उत्पादों की मांग क्या होगी, ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो निवेश की मात्रा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो कर्ज है वह सस्ते दाम पर मिल जाएगा, सस्ते रेट पर अगर हमें लोन मिलेगा तो हमारी जो डिमांड होगी वह बढ़ेगी। ठीक, तो उसी के पर्पज से यह कहा जा रहा है कि निवेश पर प्रभाव क्या पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कैसे, समझने की कोशिश करेंगे। उत्पादों की मांग ज्यादा हो जाएगी, ठीक, और अर्थव्यवस्था में वृद्धि की संभावना होगी। क्या होगी, अर्थव्यवस्था में वृद्धि की संभावना होगी। चलिए इस पे थोड़ी देर हम लोग बात करेंगे। देखिए आप लोग ये जानते हैं हमेशा से कि जब इन्फ्लेशन की कंडीशन आती है तो सरकार उस पर नियंत्रण करने के काफी सारे उपाय लगाती है। ठीक, तो उसी पर्पज से यह बात कही गई है कि कभी भी देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, चाहे वो इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, दोनों क्या होता है, हानिकारक होता है। अगर ज्यादा मंदी आ गई तो भी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है, अगर ज्यादा महंगाई आ गई तो भी हानिकारक है। तो महंगाई के कंडीशन में क्या होता है कि जो निवेश पर प्रभाव होता है, इन्वेस्टमेंट पर पड़ता है इफेक्ट, वह बढ़ती हुई मुद्रास्फीति निवेश की मात्रा बढ़ाती है। कैसे, मान लीजिए कोई कौन है, इन्वेस्टर है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं निवेश करता, इन्वेस्टर। वह क्या करता है कि पहले वह कितना करता था, 1 करोड़ रुपए लगाता था, ठीक, एक फैक्ट्री में, ठीक है, एक फैक्ट्री चालू करने में 1 करोड़ रुपए लगाता था। लेकिन जब डिफ्लेशन की कंडीशन आई तो क्या हो गया, कर्ज सस्ता हो गया, मुद्रा की वैल्यू गिर गई, कर्ज सस्ता हो गया, तो वह क्या किया कि 1 करोड़ के बजाय वह 2 करोड़ रुपए लगा देगा। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि आज मार्केट जो है इसकी प्राइस गिरी हुई है, कल बढ़ेगी। तो इस उम्मीद से उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी क्योंकि कर्ज सस्ता होगा। मतलब ये जो निवेश करता है यह 1 करोड़ रुपए पूंजी लगाकर एक फैक्ट्री का निर्माण करता है। कब? जब ये इन्फ्लेशन की कंडीशन नहीं होती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि वह 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर देता है जब इसकी मूल्य गिरती है, मुद्रा का मूल्य गिरता है, अर्थात इन्फ्लेशन आती है, और इसी के लिए वह क्या करता है, उत्पादन बढ़ाने के लिए 2 फैक्ट्री कर देता है। ठीक, क्यों? क्योंकि यह मौके का फायदा उठाता है कि पूरी तरह से जो अर्थव्यवस्था है इसमें महंगाई तो बढ़ी है
लेकिन क्या होता है कि पूरी तरह से इसके पास कर्ज जो है सस्ता मिल रहा है। निवेश की मात्रा इसी वजह से बढ़ेगी कि कर्ज सस्ता हो रहा है और लोगों की डिमांडें बढ़ रही हैं। डिमांडें लोगों की बढ़ती जा रही हैं, तो इस वजह से वह क्या करेगा कि 2 फैक्ट्रियां डाल देगा, तो इन्वेस्टमेंट की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। ठीक, तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेड थी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, 7वें के बारे में। ठीक, 7वां क्या है, निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चीजें समझेंगे। निर्यात पर प्रभाव। अब आप लोग बताइए कि अगर इंडिया में महंगाई है, इंडिया को हम लोग लेकर चलते हैं अपने, कि इंडिया में अगर महंगाई है, यहां पर जो मुद्रा की वैल्यू है वह गिरी हुई है, तो क्या होगा, चीजें देखेंगे हम लोग। निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ेगा, यही अब हम लोग समझेंगे कि निर्यात पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ेगा। रुपए के मूल्य में कमी होगी, रुपए के मूल्य में कमी होगी, तो इससे क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। क्या, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुएं सस्ती होंगी। क्यों, क्योंकि रुपए का जो मूल्य है यह गिर गया है, लेकिन जिस कंट्री के साथ हम लोग निर्यात करेंगे, व्यापार करेंगे, वहां की जो करेंसी है उसका मूल्य नहीं गिरा है, लेकिन भारत की जो करेंसी है इसका मूल्य गिर गया है। तो इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय मुद्रा पे करने पर, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। देखिए क्या है, एक यूएस डॉलर के लिए हमें कितना करना पड़ता था, मान लीजिए 60 रुपए भुगतान करना था। आगे चलकर क्या होता है, जब यह कंडीशन बनती है तो इसी एक यूएस डॉलर के लिए, मतलब अमेरिकी डॉलर के लिए हमें कितना करना पड़ रहा है, 80 रुपए। मतलब मुद्रा का मूल्य क्या है, वह गिर गया। तो अब इसे जोड़ेंगे कि जो वस्तु 60 रुपए में मिल रही थी, ठीक, जो वस्तु 60 रुपए में मिल रही थी अब वह 80 रुपए में मिल रही है, लेकिन यूएस डॉलर में क्या है कि $1 में ही मिल रही है अब भी। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू गिर गई है, तो वस्तु ज्यादा मात्रा में मिलेगी, कि $1 में जितनी वस्तु मिलती थी पहले उससे ज्यादा मात्रा में वस्तुएं अब मिलेंगी, किसे, विदेशियों को। तो उसके लिए क्या होगा, पूरी तरह से कि डिमांड इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुएं सस्ती होंगी, मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी इससे। ठीक है, तो निर्यात पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पर, आयात पर प्रभाव। तो आयात पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, अगर उस पर सकारात्मक पड़ा है तो इसका जस्ट अपोजिट है, तो इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कैसे, मूल्य गिरने से ज्यादा कीमतें देनी होंगी, मूल्य गिरने से ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। मतलब कि जो विदेशों से वस्तुएं आती थी, चलिए पहले क्या होता था इंडिया में, इसी का एग्जांपल हम लोग लेके यहां समझेंगे। पहले 100 भारतीय रुपए से, 100 रुपए से हमें क्या मिलता था, मान लीजिए 2 वस्तुएं प्राप्त होती थी, कहां की, विदेश की, जो हमारे यहां आती थी, जो आयात होता था। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि आगे चलकर मुद्रा की वैल्यू गिर जाती है,
तो यही दो वस्तुएं प्राप्त करने के लिए हमें 100 के बजाय कितना अगर वृद्धि हुई है इसमें तो 100 से ज्यादा ही होगा, मान लीजिए 150 रुपए देना पड़ेगा। तो इससे हमारे इंडिया को क्या होगा, लॉस होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो वस्तु 2 रुपए में मिलती थी अब जो वस्तु 100 रुपए में मिलती थी अब वह 150 रुपए में मिल रही है, मतलब कि 50 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा उसी वस्तु का। तो जायज सी बात है, इसी एग्जाम्पल से आप लोगों को दिख गया होगा कि आयात पर क्या पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मतलब आयात कम होगा। समझ रहे हैं आप लोग, आयात कम किया जाएगा इंडिया की तरफ से। क्यों, क्योंकि हमारे मुद्रा की जो वैल्यू है वह गिर चुकी है, इस वजह से हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है। राजकोष तो उतना ही खाली होगा ना यार, बैंक से तो उतना ही पैसा आप लोगे, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैसा लेकर पे कर दोगे। कल को क्या होगा, डिफ्लेशन की कंडीशन आ गई, मंदी आ गई, उसी मुद्रा की वैल्यू बढ़ गई तो क्या होगा कि इससे घाटा ही लगता है। तो इस वजह से आयात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक, चलिए 1-2 पॉइंट और है, समझते हैं। आई थिंक ये 7वां और 8वां पॉइंट था, आप लोग नंबरिंग कर लेंगे। ठीक, 2 पॉइंट और बचते हैं, उनको भी देख लेते हैं। वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं होने वाला है, चीजें बहुत ईजी हैं, सब क्लियर हो जाएंगी। बस सही तरीके से आप लोग वीडियो देखिए ध्यान लगाकर, ठीक है। वैसे भी एनटीपीसी वालों का एग्जाम चल रहा है, तो ये चीजें अगर आप लोग फोकस करके पढ़ेंगे तो यहां से आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चीजें एकदम क्लियर करते चला करिए, जैसे मैं लिखता हूं नोट्स भी बनाते रहिए। जो सेंटेंस समझ में ना आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए बी केयरफुल और एकदम सीरियस होकर चीजें पढ़ा करिए आप लोग, जिससे कि जो चीज आप पढ़िए टाइम आपका वेस्ट ना हो। ये मेरा मोटिव होता है। इस वजह से आप लोग जो वीडियो देखिए तो वीडियो के साथ ही चीजें याद करने की कोशिश करिए और साथ ही नोट्स भी बनाइए। मैं इतनी मेहनत करके अगर आप लोगों के लिए चीजें लिखता हूं, अगर मैं चाहूं तो हेडिंग डाल के चीजें एक्सप्लेन कर दूं, बट मैं ये कोशिश करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वनडे एग्जाम के, खास करके अपने इंडिया में, वो क्या करते हैं, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, अलग अलग नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी और आपकी सबकी। अगर आप लोग हर वनडे एग्जाम के लिए अलग अलग नोट्स बनाओगे तो चीजें आपकी क्या होंगी, एकदम मिक्स हो जाएंगी। और ऐसा तो है नहीं कि आप केवल एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आप केवल रेलवे का एग्जाम दोगे, ऐसा भी नहीं है कि आप केवल फोर्स का एग्जाम दोगे, आप हर एग्जाम में ट्राई करते हो। इसके लिए आपको एक क्या होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए जो कॉमन हो। आप बड़ा एग्जाम देने जाए फिर भी आपको वहां से मिल जाए, छोटा एग्जाम देने जाए फिर भी मिल जाए। तो इसी के लिए मैं क्या करता हूं कि चीजें ऐसे लिखवाता हूं कि बड़े एग्जाम में भी आप लोगों को हेल्प करेगा, छोटे एग्जाम में भी करेगा, टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे 9वें पॉइंट के बारे में, बचत पर प्रभाव। 9वां पॉइंट है इसका, बचत पर प्रभाव। बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप लोग बताइए कि जो मुद्रा है, मुद्रा की वैल्यू गिर चुकी है, अब बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखेंगे। बचत हमारी क्या होगी, पूरी तरह से गिर जाएगी, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कैसे, अब आप कहेंगे कि अरे सर आपने बोला कि मुद्रा की वैल्यू गिरी हुई है तो ढेर सारी मुद्रा होगी ना, तो इसमें तो बचत तो हमारी ज्यादा होगी। लेकिन महानुभाव क्या होगा कि अगर मुद्रा का वैल्यू गिरा है, वैल्यू गिर गया है, तो इसका आशय क्या हुआ, मान लीजिए एक वस्तु 200 रुपए में मिलती थी, लेकिन वही एक वस्तु अब 400 रुपए में मिलने लगी। क्यों, क्योंकि मुद्रा की वैल्यू गिर गई है। तो जो सेविंग आप सोचे थे कि मैं 500 रुपए बचा के रख लूंगा अपने पास, आपने सोचा, मान लीजिए आप 1000 रुपए, चलिए ऐसे समझेंगे, किसी व्यक्ति की सैलरी 1000 रुपए है, ठीक, इनका मान लेते एग्जाम्पल के तौर पर, और वह क्या करता है कि उसका काम ही है कि वो व्यक्ति जो उसके रोजमर्रा के खर्चे हैं उसमें वो 200 रुपए खर्च करता है। एक दिन के लिए उसे 1000 रुपए मिलता है, उसमें वह क्या करता है कि एक वस्तु के पीछे 200 रुपए खर्च करता था। लेकिन अचानक से क्या होता है कि महंगाई का दौर आ जाता है, इन्फ्लेशन की कंडीशन आती है, तो वही एक वस्तु वो लेगा, लेकिन उसके लिए वह 400 रुपए देगा। तो पहले वह कितना बचाता था, 800 रुपए, अब कितना बचा रहा है, 600 रुपए। लॉस कितने का हुआ, 200 रुपए का। अगर 200 रुपए का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारी सेविंग होगी वह कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है कि उसकी जो बचत होगी सेविंग पर हमेशा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है डिफ्लेशन का। ठीक है,
चलिए अब बात करेंगे 10वें पॉइंट के बारे में, और वह क्या होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हर चीज एग्जाम्पल के तौर पर समझा कर ये चीजें याद हो जाएंगी। 10वां पॉइंट है हमारा अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अर्थव्यवस्था पर हमेशा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब हम लोगों ने इसके प्रकार पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था क्रैपिंग इन्फ्लेशन, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, सरकती हुई मुद्रास्फीति। सरकती हुई मुद्रास्फीति को हम लोगों ने बोला था कि यह सकारात्मक है। समझने की कोशिश करेंगे कि अगर जो हमारा इन्फ्लेशन है उसका जो वृद्धि का दर है अगर वह 3% तक है, हम लोगों ने एग्जाम्पल वो देखा था ना उसमें कि अगर इन्फ्लेशन 3% एनुअल मतलब वार्षिक की दर से बढ़ रहा है, तब तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, फायदा ही होगा। लेकिन अगर 3% से ज्यादा हो गई तो इससे हानि होगी, समझेंगे। और अगर 3% से कम हो गई, माइनस में अगर जा रहा है, 2% के नीचे चला गया तो इससे क्या होगी, इससे भी हानि होगी। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर 2% से कम हो जाती है तो उसे मंदी का दौर कहते हैं। बढ़ तो रही है लेकिन 2% के दर से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है लेकिन 2% के दर से हो रहा है, लेकिन उसे मंदी कहेंगे। अगर 2 से 3% के बीच में अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो वह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक होता है, लेकिन अगर 3% से अगर आगे बढ़ गई तो वह हानिकारक हो जाएगी, और 2% से कम हो गई तो वह भी हानिकारक हो जाएगी। तो इस वजह से अगर अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग देखें तो इन्फ्लेशन का जो प्रभाव है वह इक्वल बना के रखना पड़ता है। अगर अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की मात्रा ज्यादा हो गई दर की तो भी घाटा है, कम हो गई तो भी घाटा है। तो इस वजह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर एक निश्चित दर पर लाभदायक होगी, सीमा से ज्यादा हानिकारक होगी। यही हम लोगों ने देखा कि एक निश्चित दर पर लाभदायक होगी। तो ये हो गया हमारा निश्चित दर। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो लोग ना देखे हो प्लेलिस्ट में जाएं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक में ड्रॉप कर दूंगा तो आप लोग देख सकेंगे। हम लोगों ने देखा था क्या, सरकती हुई मुद्रास्फीति जो देखा था हम लोगों ने, उसमें देखा था कि अगर 3% की वार्षिक वृद्धि हो रही है इन्फ्लेशन में तो यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होता है। अगर उससे ज्यादा हो गई, देखिए मैंने ये सिंबल लगाया ना प्लस का, अगर ज्यादा हो गई तो उससे लॉस होगा। अगर 3% से जा रही है लेकिन उसमें घाटा होने लगा, मतलब 3% के आगे बढ़ गई, 4%, 5%, 6% अगर आगे हो गई तो उससे भी क्या होगा, लॉस होगा हमें, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही अगर 2% पर आ गई, इतना नीचे भी जाने की जरूरत नहीं, अगर 2% पर आ गई तो उसका असर यह हुआ कि अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आ गया है, और मंदी का दौर आप सब जानते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद नहीं होता है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था पर इसका जो प्रभाव होता है वह एक निश्चित सीमा तक सही होगा, अर्थात 3% तक। अगर 3% से कम होता है या 3% से ज्यादा होता है तो अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अर्थव्यवस्था का जो प्रभाव था, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये कुल 10 चीजों पर हम लोगों ने इसका प्रभाव देखा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारी चीजें समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफ्लेशन के बारे में, मतलब मुद्रा अपस्फीति के बारे में बात करेंगे। ये स्थिति हम लोगों ने पूरी तरह से देख लिया। देखिए स्फीति जो है महंगाई का दौर है, अपस्फीति मंदी का दौर है, तो उसे हम लोग देखेंगे कि मंदी किसे कहते हैं। अभी हम लोगों ने देख लिया कि 2% से कम अगर ये हो रहा है तो यह मंदी है, लेकिन मंदी में यह पूरी तरह से मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सकारात्मक है इन्फ्लेशन, 2% है ना, सकारात्मक है, तो यह क्या होगा कि यह मंदी नहीं माना जाएगा। कल के वीडियो में हम लोग बहुत सही तरीके से समझेंगे कि यहां तो हम लोगों ने देखा कि अगर 2% की वृद्धि हो रही है तो यह क्या है, मंदी का दौर है, लेकिन इन्फ्लेशन के हिसाब से मंदी का दौर है, लेकिन यह सकारात्मक है ना, 1 से आगे बढ़ के 2 हुई है ना, तो ये सकारात्मक ही है, मतलब इन्फ्लेशन की ही कंडीशन है, यहाँ डिफ्लेशन का कोई चांस नहीं है। अगर 1 से घटती गई, माइनस 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 अगर होती गई, तब जाके वह
आपके किसकी कंडीशन बनेगी, डिफ्लेशन की, मुद्रा अपस्फीति की, मतलब मंदी का दौर आएगा। तो उसमें कैसे मंदी आती है, उस पर उसके प्रकार क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, निवारण के क्या प्रकार होते हैं, कोशिश करेंगे कि सारी चीजें उसकी एक ही वीडियो में हम लोग कलेक्ट कर ले। क्यों? क्योंकि आप लोग इसे सही तरीके से समझ गए हैं 3 वीडियो के माध्यम से, तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए, जो लोग नए हैं मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही मैं नोट्स बनवा रहा हूं आप लोगों का, आप लोगों को पता ही होगा, जो पुराने बच्चे हैं, जो नए लोग हैं वो क्या करें, प्ले लिस्ट में जाएं। तो आपको 4 प्ले लिस्ट इसमें मिलेगी। पहली मिलेगी भारत के भूगोल का, इंडियन जियोग्राफी का, उसके बाद आपको वर्ल्ड जियोग्राफी की मिलेगी प्ले लिस्ट, उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगी किसकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की, उसके बाद आपकी इकोनॉमिक्स की मिलेगी। तो ये हमारे 4 जो चैप्टर हैं, इकोनॉमिक्स में 10 से 12 लेक्चर आएंगे बस। पूरी तरह से जो 4 स्तंभ होते हैं इसके हम लोगों ने देख लिया। बचता क्या है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री। हिस्ट्री भी हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे। तो जितने वीडियो मैं बना चुका हूं, आई थिंक 130 या 40 वीडियो हो चुके हैं टोटल। तो आप लोग जाकर एक एक वीडियो देखें और अपना नोट्स प्रिपेयर करें। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा इस वजह से कि आप लोग भटके ना कहीं। एक वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका मन करेगा देखने का। कोई भी चीज करने से पहले मन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक वीडियो देखिए, अगले को देखिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, सारा नोट्स कंप्लीट करके एमसीक्यू सॉल्व करिए, आपको खुद इसका फायदा मिल जाएगा। तो चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे डिफ्लेशन के बारे में, मुद्रा अपस्फीति के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए।